हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। NAS एग्ज़ाम गणित का अपने पेपर नंबर 2 सेट नंबर 2 गणित कक्षा 10वीं की अपने कर रहे हैं, जिसका पहला सेट अपने पीछे की जो वीडियो थी उसमें कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा तो वो अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नाम से, उसके अंदर 10वीं और 8वीं दोनों क्लासों का जो मैथ का एक एक सेट है वो उसमें डाल दिया है। आज अपने सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार किसी भी धनात्मक पूर्णांकों जैसे कि a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r मौजूद होते हैं, जैसे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ r आगे अपने खाली स्थान दे रखा है को संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि इस खाली जगह की जगह पे जो ये ब्लैंक्स दे रखा है इसकी जगह पे क्या आएगा, ऑप्शन अपने को दे रखे हैं ए बै सैद है। तो इनमें से तो जो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है उसको मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि एक मतलब जिसके अंदर अपने भाग दे रहे हैं, बी मतलब जिस संख्या से अपने भाग देना है, क्यू जो अपना आंसर आता है, आर जो अपना शेष फल बचता है। तो अब जो r का मान होगा, r का मान अगर 0 होगा तो फिर तो यानी कि भाग यहाँ पे खत्म ही हो जाएगा, फिर तो r बचता ही नहीं, फिर तो अपने यहाँ पे 0 लिखते हैं। अगर शेषफल 0 बचता है तो अपने यहाँ तो क्रॉस लगा देते हैं या फिर 0 लिखते हैं, यानी कि r का जो मान है वो 0 से तो बड़ा होगा। उसके बाद अगर r की जगह पे यहाँ पे कोई जो जिस संख्या से अपने भाग दे रहे हैं अगर उस संख्या से बड़ी बचती है तो फिर भाग और चला जाएगा, यानी कि जिस संख्या से अपने भाग दे रहे हैं उस संख्या से शेषफल हमेशा छोटा ही आता है। कभी भी आप भाग दो उसमें नोट कर सकते हैं कि जिस संख्या से अपने भाग दे रहे हैं चाहे वो कितनी भी बड़ी छोटी संख्या है, जो अपना शेषफल अगर बचता है तो शेषफल हमेशा जिस संख्या से अपने भाग दे रहे हैं उससे छोटा बचेगा, यानी कि r का जो मान है वो 0 से तो बड़ा होगा और इस b से छोटा होगा। तो r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। सही नंबर अपना ऑप्शन सही आएगा इसमें। उसके बाद दूसरा प्रश्न है संख्या 12, 16, 18 और 20 का LCM और HCF अपने को ज्ञात करना है। तो LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले अपने को इनके अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता है। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, आप चाहो तो इस तरीके से भी करके उसको लिख सकते हो। फिर 16 के अभाज्य गुणनखंड, 18 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद HCF है, तो HCF होता है जो इन सभी संख्याओं में कॉमन आती है, यानी कि जिसको अपने मैस है बोलते हैं, महत्व समावर्तक बोलते हैं। तो HCF का मतलब जो इनमें कॉमन संख्या आएंगी, जैसे 2, 2, 2, 3 सभी में आ रहा है, 2 लिख दिया। उसके बाद देखें 3, इसमें 3 आ रहा है पर इसमें 3 नहीं आ रहा तो 3 को अपने नहीं लिख सकते। 5 अकेले इसमें ही आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आ रहा तो इसको भी अपने नहीं लिख सकते। और उसके बाद लास्ट में 1, 1 आता है तो 1 लिख दिया। तो HCF हो जाएगा 2 गुना 1 यानी कि 2। उसके बाद LCM है, तो LCM में सबसे पहले 2 लिखा जाता है। 2 लिखना कैसे है, तो 2 जो इसमें सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 2 जो आ रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा बार आएगा वो अपने को लिखना है। इसमें 2 2 बार आता है, इसमें 1 बार आता है, इसमें 4 बार आता है, इसमें 2 बार। तो ज़्यादा यानी कि जो बड़ी घात है वो इसमें आ रही है, ज़्यादा बार इसमें आ रहा है तो ये लिख दिया 4 बार। उसके बाद 3 आता है, 3 की बात कर रहे हैं तो 3 इसमें अपने 2 बार आ रहे हैं, इसमें 1 बार ही आ रहा है। 3 ज़्यादा बार 2 आ जाएगा तो इसमें 2 बार लिख दिया। उसके बाद फिर 5 देखें तो 5 1 बार ही आ रहा है, कहीं भी और नहीं आ रहा। तो यानी कि LCM के अंदर सभी संख्याएं अपने को लिखनी होती है, पर ध्यान रखना है कि अगर सभी के अंदर वो संख्याएं आ रही हैं तो जो जिसमें ज़्यादा बार आएगी वही लिखनी है, यानी कि जिसमें बड़ी घात वाली आएंगी वही इसमें लिखी जाती हैं LCM के अंदर। और उनके बाद इन सभी का गुणा आपस में कर देंगे तो 720 आ जाएगा। तो अपना जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा। इसमें पूछा है कि LCM और HCF, तो पहले LCM लिखना है कि पहले LCM कितना है वो लिखा जाएगा, बाद में HCF। ऐसे तो यहाँ पे भी दे रखा है 2 और 720, लेकिन पहले क्या आना चाहिए, पहले LCM लिखा है इसने कि पहले LCM का उत्तर लिखना है बाद में HCF का उत्तर लिखना है। तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार होता है कि अपने आंसर तो सही निकालते हैं लेकिन जो अपने टिक करते समय गलती कर लेते हैं। तो ऊपर ध्यान रखना है कि अपने को पहले LCM पूछा है बाद में HCF पूछा है, तो पहले LCM का मान किस में आता है और बाद में HCF का। तो ये आ जाएगा सही नंबर ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, तीसरे में अपने को बोला
कि यदि ए और बी दो इस प्रकार की विषम अभाज्य संख्याएं हैं कि ए बड़ा है बी से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होगा एक सम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, या एक विषम अभाज्य संख्या होगी, या एक अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें क्या बोला है, इसने बोला कि विषम अभाज्य संख्या लेनी है, विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। अभाज्य जो खुद के पहाड़े में आती हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आती, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 19 इस तरीके से 23, ठीक है। आगे ये तो अभाज्य संख्या होगी। अब इसमें बोला है कि एक जो है वो बड़ा होना चाहिए, बी होना चाहिए छोटा, इस प्रकार से संख्या लेनी है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। यानी कि ए का मान अपने 5 लेंगे, बी का मान 3, दोनों की स्क्वायर करके माइनस करेंगे, यानी कि 5 और 3 की स्क्वायर करके माइनस करेंगे 16। अगर अपने 7 और 5 लेते हैं, दोनों की स्क्वायर करके माइनस करेंगे 24। अगर अपने 11 और 7 लेते हैं तो 11 और 7 की स्क्वायर करके, नहीं 11 की स्क्वायर 121, 7 की स्क्वायर 49, माइनस करेंगे 72। तो ये देखें सभी जो उत्तर आते हैं वो सम संख्या के अंदर ही आते हैं, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, एक सम संख्या होगा। उसके बाद है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अप्रमेय नहीं है। अप्रमेय नहीं मतलब वो प्रमेय होगी। अब प्रमेय कौन से, जैसे अपने p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे तो इस तरीके से इसके बटे में अपने 1 लगा के p बटे q के रूप का बन जाएगा। लेकिन जो √2 है, √2 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो √2 का मान पॉइंटों के अंदर कभी पूरा नहीं आता। इसी प्रकार से √3 का मान पूरा नहीं होता, 2 और 5 का पूरा नहीं होता। 80 और 125 है, तो इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखें इस तरीके से, 16 गुणा 5, 16 5 80, 25 5 125, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 4 बटे 5 जो कि अपना द नंबर ऑप्शन होगा, ये इसका सही है, अप्रमेय नहीं है। जहाँ इसको ये बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या जो प्रमेय है, तो प्रमेय मतलब इसको अपने p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। पांचवा है, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग -6 और गुणनफल 8 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इसका जो सूत्र था, जो अपने किस तरीके से हल करते हैं, वो पीछे जो अपने सेट नंबर 1 किया मैंने उसके अंदर बता दिया सूत्र लगा के किस तरीके से हल करते हैं। तो इसमें सीधा वही सूत्र लगा के सॉल्व कर देंगे, तो x² माइनस का 6x प्लस 8 अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले यहाँ पे योग लिखा जाता है, जो x के साथ आता है वो योगफल होता है, और जो गुणनफल होता है वो जो c का मान होता है वो लिखते हैं। उसके बाद छठे सवाल में, निर्देशांक 4 - 6 को प्रदर्शित करने वाला बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। अब 4 चतुर्थांश होते हैं, जिस तरीके से अपना ग्राफ होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x का मान भी प्लस होता है, y का मान भी प्लस होता है। इस वाले चतुर्थांश में ये x वाली लाइन हो जाएगी, x अक्ष हो जाएगा जो कि माइनस का होता है, और ये y अक्ष हो जाएगा जो कि प्लस का होता है, तो माइनस प्लस हो गया। अब इस चतुर्थांश की बात करें तो इसमें x का मान भी माइनस का होगा और इधर से y का मान भी माइनस होगा, दोनों माइनस माइनस के आगे। इस चतुर्थांश की बात करें तो इसमें x का मान तो आएगा प्लस का, जो y का मान होगा वो आएगा माइनस का। यानी कि इस चतुर्थांश में कहीं पे भी कोई बिंदु आता है तो उसमें x का मान प्लस का लिया जाता है और y का मान माइनस का। अब यहाँ पे देखें तो x का मान प्लस है और y का मान -6, यानी कि 4 नंबर चतुर्थांश के अंदर आ जाएगा, जो कि द नंबर में दिखा रखा है। सातवां है, समीकरणों दे रखी है कि कितने हल संभव है, यानी कि अद्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है, तो वो वाली अपने कंडीशन इसमें पूछी है। तो ये सवाल भी जो पहला सेट था उसमें मैंने पूरे विस्तार से बताया था। ये अनुपातों की अपने को तुलना करनी है, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। तो a1 a2 का मान, b1 b2 का मान, c1 c2 का मान, तीनों में से कोई भी मान बराबर नहीं आ रहा तो इस तरीके से लिख देंगे तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तो एक अद्वितीय हल इसका उत्तर हो जाएगा। आठवां सवाल है, द्विघात समीकरण के मूल होंगे, यानी कि द्विघात समीकरण दे रखे इसके अपने को मूल बताने हैं, यानी कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, जो अपनी द्विघात समीकरण वाली प्रश्नावली है तो उसके अनुसार उसमें कि सूत्र क्या होगा। तो ये इसका सूत्र, ये ए नंबर ऑप्शन है वो इसका सूत्र सही होगा। ध्यान रखना किसी में सी लगा रखा है, इसमें यहाँ पे प्लस लगा रखा है, ठीक है, तो ध्यान जो सही होगा वो अपना ए नंबर होगा। एन पदों का योगफल, जो यहाँ पे योगफल वाला सूत्र है वो अपने को लगा के योगफल वाला सूत्र बताना है। पिछला जो सेट किया तो उसमें एन पदों का, यानी कि ए एन वाला सूत्र पूछा था, इस सेट के अंदर अपने को एस एन वाला सूत्र पूछ ले, तो एस एन का ये सूत्र होगा।
10वां है किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 180 है, इसी श्रेणी के 9 पदों का योग 225 है, तो श्रेणी का 9वां पद क्या होगा। अगर अपने को इस तरीके से लगातार पदों की संख्या दे रखी है, लगातार पदों का योग दे रखा है कि 8 पदों का योग है, 9 पदों का योग, या बोल दे 11 पदों का योग है, 12 पदों का योग है, या फिर बोल दे 25 पदों का योग है, 26 पदों का योग, यानी कि लगातार पदों का अपने को योगफल पूछ के और उसी में से उसका पद पूछ ले कि 9वां पद क्या होगा, तो अपने को दोनों को माइनस करना है, यानी कि बड़े पद में से छोटा पद है वो माइनस कर देंगे। 9वें पद में से, यानी कि 9वें पदों का योग है, उसमें से 8 पदों का योग माइनस कर देंगे तो 9वां पद ज्ञात हो जाएगा। अगर इस तरीके से ना करना चाहो तो ये आपका पूरा का पूरा सूत्र वाले तरीके से है, एस एन वाला सूत्र लगा के एस एन एन बटे 2 प्लस एन माइनस 1 उस तरीके से इसको हल करके समीकरण 1 बनेगी, समीकरण 2 बनेगी, और फिर समीकरण 1 और 2 को हल करके पहले डी का मान निकालेंगे, डी का मान 5 आ जाएगा, वो डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के ए का मान निकाल देंगे, तो ए का मान भी 5 आ जाएगा। उसके बाद 9वां पद ज्ञात करना है, तो 9वां पद मतलब a प्लस 8d होता है, तो a का मान 5 है प्लस 8 गुना d का मान भी 5 है, 8 5 40 और 5 45, तो उस तरीके से भी अपने d का मान हल कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा हल करके अपने को देखना है, पर इसके अंदर अपने को सिर्फ ऑप्शन ही बताना है, तो ऑप्शन बताने के लिए बेस्ट तरीका है कि अपने को लगातार पदों का योग दे रखा है, तो वो दोनों को आपस में माइनस करके अपने उस पद का मान बता सकते हैं। उसके बाद 11वां है कि एक स्कूल के एनएस परीक्षा में प्रथम 8 विद्यार्थी, यहाँ ध्यान रखना 8 है, 8 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार देने के लिए 800 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रथम पुरस्कार की राशि बतानी है। ये कह रहा है कि 800 रुपये देने हैं, कुल जो भी एनएस की परीक्षा होगी उसमें जो प्रथम 8 स्थानों पर जो विद्यार्थी आएंगे जिनकी रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगी, तो उनको 800 रुपये बांटने हैं। अब जो पहले नंबर पे आएगा अगर उसको 100 रुपये दिया जाता है, दूसरे नंबर वाले को 80 रुपये दिए जाएंगे, तीसरे नंबर वाले को 60 रुपये दिए जाएंगे, चौथे नंबर वाले को 40 रुपये। तो इस तरीके से बोल रहा है कि जितने रुपए पहले नंबर वाले को दिए जा रहे हैं उससे फिर 20-20 रुपये कम करके आगे वाले जो नंबरों में रैंक पे आते हैं उनको दिए जाते हैं। नहीं, कुल जो इनाम राशि देनी है वो SN 800 देनी है, N का मान 8 यानी कि 8 विद्यार्थियों को देना है, और जो पुरस्कार यानी कि जो अंतर रखना है वो -20 का अंतर रखना है, यानी कि -20 का इसमें अंतर रखा जाएगा। N का मान 8 है, तो ये SN वाला सूत्र लगा दिया, SN का मान 8, N का मान रख दिया, SN का मान 800, N का मान 8 बटे में 2a प्लस N का मान यहाँ पे अपने पास 8 है। सॉरी भी इस पूरे सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने 6 ले लिया था, यहाँ पे N की जगह पे 8 है, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 को 20 से गुणा करेंगे 140, और इधर वाला जो 2 है 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा, 8 में 2 का भाग 4 इस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। 800 के 4 बटे में ले जाएंगे, 800 में 4 का भाग देंगे तो 200 आता है, माइनस 140 इस तरफ लेके जाएंगे प्लस के 140 हो जाएंगे, 200 में 140 जोड़ेंगे 340, 340 में 2 का भाग देंगे 170, यानी कि जो पहले स्थान पर जो बच्चा आएगा उसको 170 रुपये दिए जाएंगे, दूसरे स्थान वाले को 150, फिर 130, फिर 110, इस तरीके से 8 इनाम पूरे करने हैं। 12वें सवाल में है, 2 समरूप त्रिभुजों ABC और DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसको अपने समानुपाती आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं, या इसको थैलेस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो 2 समरूप त्रिभुज हैं उन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस तरीके से अपने से सीधी प्रमेय भी पूछ सकता है कि थैलेस प्रमेय या आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन कौन सा है। ध्यान रखना, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत मतलब अगर इसकी AB भुजा है तो इसकी DE भुजा, इसकी अगर BC भुजा है तो इसकी EF भुजा, इसकी AC भुजा तो इसकी DF भुजा, तो वो अनुपात है वो संगत होना चाहिए। 13वां सवाल, निम्न में कौन से त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं।
तो समकोण त्रिभुज समरूप का मतलब बिल्कुल आकृति एक जैसी होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। 14वां है बिंदु दे रखे अपने को P के निर्देशांक दे रखे हैं, Q के निर्देशांक दे रखे हैं और बीच की दूरी पूछी है। तो दूरी वाला सूत्र जो पीछे भी अपने ये किया था सवाल, दूरी वाला सूत्र x2 - x1 y2 - y1 सूत्र लगा के उसमें मान रखना है, मान रख के उसको सॉल्व कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। 25 25 50 होते हैं। 50 को अपने 2 गुणा 25 लिख सकते हैं। 25 का वर्गमूल 5 होता है। 2 का वर्गमूल कुछ नहीं, 2 रूट में लिखा जाएगा, तो यानी कि 5 वर्गमूल 2 इकाई, जो कि ब नंबर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद 15वां सवाल है बिंदु दे रखे हैं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड 3:1 में अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके अंदर अपने को M1 M2 वाला जो सूत्र है अंत्य विभाजन वाला, वो सूत्र लगा के सवाल को हल करना है। इस तरीके से आ जाएंगे अपना ए बिंदु के निर्देशांक आ गए, ये अनुपात आ गया M1 M2 का मान, और ये बी बिंदु के निर्देशांक आ गए यानी कि x2 y2 का मान। ये सूत्र है x का M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। M1 का मान 3 है, x2 का मान 8 है, प्लस M2 का मान 1 है, x1 का मान 4 है। ध्यान रखना ये M1 का मान, ये M2, ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। इसमें मान रख के इसको सॉल्व करेंगे अपने पूरे को, तो ये अपना उत्तर आ जाएगा 7 x का मान। इसी प्रकार से y वाला सूत्र लगा के इसमें y वाले जो मान है अपने को, यानी कि M1 M2 के मान तो ये रहेंगे, यहाँ पे y1 का ये आ जाएगा और y2 का 5 आ जाएगा। मान रख के इसको गुना वगैरह करके सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3, यानी कि जो अंत्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 7 और 3। साइन थीटा को प्रदर्शित करने वाला अनुपात है, तो अपने को पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लाल बटे कक्का से अपने किसी के भी अपने मान बता सकते हैं इस तरीके से। एक छोटा सा टर्म है ये लाल बटे कक्का, ये साइन का लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। ठीक है, इस तरीके से। तो साइन का आ जाएगा लंब बटे कर्ण। टेन ए बराबर 3/4, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये अपने को ध्यान रखना है, कोस स्क्वायर प्लस यहाँ साइन स्क्वायर लिख रखा हो, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख रहा हो, तो उसका मान 1 होता है। 18वां है ऊर्ध्वाधर मीनार के आधार बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान रखना ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी जो मीनार होती है कि आधार, तो आधार वाला जो बिंदु हो 15 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये बिंदु जो होगा 15 मीटर की दूरी पर। और बोल रखा है कि कोण दे रखा है 60 डिग्री का, तो यह कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। ये मीनार की जो ऊंचाई है वो अपने को बतानी है। कहने का मतलब अपने को आधार दे रखा है और लंब का मान पूछा है। आधार दे रखा है, लंब पूछा है, तो आधार और लंब, तो आधार और लंब देखना, आधार और लंब tan थीटा में होते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह यानी जो कोण दे रखा है अपने को कितने डिग्री का वो रख देंगे। लंब अपने ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, आधार अपने को दे रखा है 15। tan 60 का मान हो जाएगा √3 या वर्गमूल 3 बराबर AB बटे 15। 15 के इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 15 वर्गमूल 3। उसके बाद 19वां है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई, यानी कि इस तरीके से कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर बिंदु से इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी उनकी लंबाइयां, तो इनकी लंबाइयां हमेशा समान होती हैं। बाहर वाले बिंदु से, यानी कि बाहर कोई बिंदु है उससे कोई वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं दोनों साइड, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दोनों की लंबाइयां समान होती हैं। उसके बाद 20वें सवाल के अंदर है PT तथा PS 2 स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि TPS, यानी कि ये जो TPS है, जो TP और S, यानी कि ये जो कोण है वो अपने को दे रखा है 60 डिग्री का। ये कोण दे रखा है 60 डिग्री का, 2 अपने को दे रखा है, और ये वाला जो कोण है वो अपने से ज्ञात करवा रहे हैं, तो ये कोण भी 60 डिग्री का ही होगा। उसके बाद है वृत्त के किसी बिंदु P पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त का कोई बिंदु, जैसे यहाँ पे मान लो कि S बिंदु है, ये पूछ रहा है कि इस S बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस स्पर्श बिंदु पर, यानी कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद है 22वां, एक 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले मिट्टी के एक शंकु को गोले के आकार में बदल दिया गया। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी कि एक पहले क्या था, एक इस तरीके से पहले कोई शंकु था, इस शंकु बना हुआ था, इस शंकु को एक गोले के रूप में
बना दिया, यानी कि पहले शंकु था, उस शंकु से क्या बना दिया, जितना इसके अंदर अपने मिट्टी लगी थी उसी मिट्टी से एक इस तरीके से गोला बना दिया गया। तो दोनों में क्या होगा, जो आयतन के सूत्र लगाने हैं, दोनों में आयतन के सूत्र क्या लगेंगे, बराबर। शंकु का आयतन और बराबर में गोले का आयतन। शंकु की त्रिज्या दे रखी है अपने को 6 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई दे रखी है अपने को 24 सेंटीमीटर, गोले की जो त्रिज्या है वो अपने को ज्ञात करनी है। ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके का सवाल आता है कि किसी एक आकृति को, पहले एक आकृति थी उसको मिटाकर या उसको पिघलाकर दूसरी आकृति जब उसकी बनाई जाती है, पहले जो आकृति थी उसको बदलकर दूसरी आकृति बनाई जाती है, तो उसमें आयतन के सूत्र लगते हैं और हमेशा दोनों बराबर में रखे जाएंगे। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, ये दोनों के आयतन के सूत्र हैं वो लगा दिए। इसमें पाई से ये पाई कट जाएगा, ये बटे वाले 3 से ये बटे वाले 3 कट जाएंगे। यहाँ बचता है सिर्फ r, तो इस शंकु का r 6 गुणा 6, शंकु की ऊंचाई है 24 बराबर ये 4 आ गया r, यानी गोले का r अपने को ज्ञात करना है तो वैसे ही रख दिया। ये 4 गुणा वाली संख्या इसके भाग में चली जाएगी, 4 के पहाड़े से काटें 4 एकम 4 और ये 6 चौका 24 कट जाएगा, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर में आ जाएगा इसके। अब जिसके ऊपर घात 3 लगी हो उसको घात को अगर हटाते हैं तो ये घनमूल का निशान इस पे आता है। घनमूल का मतलब 3 संख्याओं के जोड़े में से एक संख्या बाहर लेनी होती है, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। 23वां है 2 घन के संलग्न फलकों को मिलाने से बनने वाले, यानी कि इस तरीके से 2 घन है, ठीक है, पूरी तो नहीं, मैं एक वैसे ही आइडिया ले रहा हूँ, इस तरीके से घन है। ये दोनों क्या है, घन। इन दोनों घनों को इस तरीके साथ में चिपकाकर, साथ में इस तरीके से मिलाकर एक पूरा घनाभ बनाया जाता है। इस तरीके से दोनों को आपस में मिला देंगे तो पूरा एक घनाभ की आकृति बन जाएगी। तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने ज्ञात करना है। और दे रखा है कि घन का जो आयतन है वो 64 घन सेमी है। घन का आयतन 64 घन सेमी है। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3 बराबर 64। ऊपर से घात 3 हटा देंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा घनमूल का निशान। 64 का घनमूल 4 होता है। इस तरीके 64 के अपने गुणनखंड करेंगे और 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं और उसमें से एक संख्या लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये भी इसकी भुजा 4 है, ये भी इसकी भुजा 4 है। तो ये पूरा का पूरा जो घनाभ है इसकी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई और ऊंचाई है वो 4-4 ही रहेगी, लंबाई सिर्फ 8 हो जाएगी। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लगा दिए, सूत्र होगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसमें ये मान रख दिए, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। मान रख के इसको सॉल्व कर दिया तो अपना इसका आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। 24वां है शंकु का आयतन समान त्रिज्या व समान ऊंचाई वाले बेलन के आयतन की तुलना में होता है। यानी कि दोनों में अनुपात बताना है कि शंकु का आयतन और बेलन के आयतन में अनुपात क्या है। दोनों का सूत्र लगा दिया, शंकु के आयतन का सूत्र और यहाँ पे बेलन के आयतन का सूत्र। बाकी सारा कुछ एक जैसा है, ये देखें सारा एक जैसा है, ये पूरा सेम। तो इसमें क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 द नंबर ऑप्शन। 25 में प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। तो अभाज्य वो होती जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है और किसी के पहाड़े में नहीं आती, वो अभाज्य संख्या, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 इनका माध्य ज्ञात करना। तो माध्य यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ के उसमें 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 ही संख्या है, 5 का भाग देने पर उत्तर आ जाएगा 5.6, जो इसका समांतर माध्य या माध्य होगा। 26 में के अंदर माध्यिका अपने को बतानी है। तो किसी की भी माध्यिका अगर प्रश्न में बोलता है कि माध्यिका ज्ञात करो, तो पहले उसको आरोही क्रम में अपने को लिखना है। आरोही क्रम मतलब पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे एक से लिख देंगे। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब माध्यिका पूछी है तो माध्यिका मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच में संख्या होती है, जो बिल्कुल बीचों बीच में संख्या होगी वो होती है उसकी माध्यिका। तो 7 आ जाएगी। 27 में के अंदर अपने को बहुलक बताना है। तो बहुलक सबसे अधिक बार आया प्रेक्षण जो होता है वो बहुलक होता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा बार संख्या आ रही है वो क्या है, बहुलक है, जो कि 3 है। किसी पासे की एक उछाल में कुल संभावित घटनाएं कितनी होंगी, यानी कुल घटनाएं कितनी है पासे को फेंकने पर। तो पासे को फेंकने पर कुल घटनाएं होती हैं 6 होती हैं। 29 में के अंदर दे रखा है कि लाल मास्कों की संख्या 4 है, हरे मास्क 3 है, सफेद मास्क 2 है, तो कुल मास्क 9 हो जाएंगे। प्रायिकता पूछ रहे कि लाल रंग का मास्क आने की प्रायिकता। तो लाल रंग का मास्क अपने पास 4 है और कुल मास्क 9 है। तो संभव परिणाम 4 और बटे में कुल परिणाम 9, यानी कि 4/9। 30वां है
ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ललित द्वारा तीरंदाजी में प्रतियोगिता में 5 में से 3 निशाने सही लगाए जाते हैं, यानी कि 5 निशाने लगाए उसने कुल, उसमें से 3 सही लगा दिए और 2 उसने गलत लगाए हैं। 5 में से 3 सही और 2 गलत। उसका निशाना सही नहीं लगाने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी कि निशाना सही नहीं लगाने की, तो नहीं सही नहीं लगाने की प्रायिकता अपने पास 2/5 हो जाएगी, क्योंकि इसने 5 में से 3 तो सही लगा दिए, 2 गलत लगाए हैं, तो सही नहीं लगाने की प्रायिकता 2/5। तो ये अपना सेट नंबर 2 था, जो कि 30 सवालों का पूरा होता है। इसको अच्छे से समझ लेना है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बता सकते हो, मैं उसका जरूर आपको सोल्यूशन करके दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके आगे के आगे शेयर करना न भूलें और लाइक कर दें। ये सब करने से आपका कोई रुपया नहीं लगता, सब कुछ फ्री है, तो इतना जरूर करें। धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ रात्रि।